ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। आज दिन की बड़ी खबरों के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। 2027 के चुनावी रण में आज कैसे गाजी और बाबर की एंट्री हुई। अखिलेश यादव के खिलाफ सीएम योगी ने चुनावी परीक्षा का कौन सा नया सिलेबस जारी किया, हम आपको दिखाएंगे। यूपी की पुलिस आज हाफ एनकाउंटर को लेकर सवालों के घेरे में है। कैसे एक कैदी ने एनकाउंटर पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया, ये भी हम आपको दिखाने वाले हैं। अभिनेता रणवीर सिंह और डायरेक्टर रोहित शेट्टी को एक बार फिर से धमकी मिली है। क्या लॉरेंस बिश्नोई अंडरवर्ल्ड का नया डॉन बन रहा है, ये खबर भी आपके लिए होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट बांग्लादेश के बॉस रहमान। तो आज सबसे पहले बात 2027 के चुनावी मुद्दों में आए सबसे बड़े शिफ्ट की करेंगे। 2027 के चुनावी रण में आज कई नए नामों और नए मुद्दों की एंट्री हो गई। ये एंट्री कराई यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने सदन में बोलते हुए 27 की चुनावी बाजी को लेकर कई बड़े संकेत दिए। ये सारे संकेत इस ओर इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी की कोशिश यूपी की चुनावी लड़ाई को हिंदुत्व या धर्म वाली पिच पर ही ले जाने की है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सालार मसूद गाजी का जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने बाबर, पाकिस्तान, दुर्योधन, श्री राम, श्री कृष्ण, जन्माष्टमी, इसके अलावा जो शब्द ट्रेंड किए उसमें शिव की बारात, रंगोत्सव, दीपोत्सव और वंदे मातरम का भी सीएम योगी ने विधानसभा में नाम लिया। कुल मिलाकर सीएम योगी अपने हिंदुत्व की पिच पर आज आक्रामक होकर बैटिंग करते नजर आए। लेकिन ऐसा क्यों है, इस रिपोर्ट में देखिए। गालिब ने भी कहा था कि गालिब उम्र भर में ये धूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यूपी में अब की बार हिंदुत्व वाली पिच ऐसी है जिस पर बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी सियासी बैटिंग करने की कोशिश कर रही है, वो भी ये जानते हुए कि ये पिच परंपरागत तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचाती रही है। लेकिन इस पिच पर इस बार अखिलेश यादव से सीएम योगी को कड़ी चुनौती मिल रही है। हालांकि शुक्रवार को यूपी विधानसभा में बोलते हुए सीएम योगी ने हिंदुत्व की पिच पर तेजी से बढ़त बनाने की कोशिश की। सीएम योगी ने विधानसभा में बोलते हुए उन सारे मुद्दों और प्रतीकों का जिक्र किया जो बीजेपी की हिंदुत्व वाली धार को तेजी देने का काम करते हैं। गाजी के मेले का समर्थन करते हैं, राष्ट्रद्रोहियों को महिमामंडित करते हैं, बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं, माफियाओं की कब्र में फतिया पड़ने के लिए जाते हैं, कावड़ यात्रा को रोकी जाती है। इस बीच देवी अहिल्याबाई प्रतिमा का विवाद ऐसा है जिस पर यूपी से लेकर दिल्ली तक सियासी चिंगारियां उठ रही हैं। समाजवादी पार्टी लगातार इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश में जुटी है। संसद के बजट सत्र में भी अखिलेश यादव ने देवी अहिल्याबाई प्रतिमा विवाद का जिक्र किया। तो शुक्रवार को यूपी विधानसभा में बोलते हुए अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब दिया। काशी विश्वनाथ धाम में भव्य प्रतिमा प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोक माता अहिल्याबाई होलकर की लगाई, और अगर लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर बने हुए मणिकर्णिका घाट और वहां के शमशान घाट के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उसका विरोध करती है। उसके नाम पर लोक माता को अपमानित करने का काम करती है। मणिकर्णिका घाट, कौन नहीं जानता कि घाट को आपने डिमोलिश कर दिया, और इसलिए डिमोलिश कर दिया क्योंकि वो राजमाता अहिल्याबाई का इतिहास से जुड़ा हुआ था। आप दूसरे का इतिहास खत्म करके, पीढ़ी का इतिहास खत्म करके आप अपना इतिहास बनाना चाहते हो। यूपी विधानसभा में बोलते हुए सीएम योगी ने उन सभी प्रतीकों का जिक्र किया जो 2027 के चुनावी रण में हिंदुत्व वाली सियासी जमीन को मजबूती देने का काम करते हैं। सीएम योगी ने वंदे मातरम पर चर्चा की तो बात पाकिस्तान तक चली गई। बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं, माफियाओं की कब्र में फतिया पड़ने के लिए जाते हैं। कांग्रेस के भी और सपा के भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे। वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते हों। हिंदुस्तान की धरती पे तो नहीं उसको रहने का
उसको अधिकार मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं अब लाया गया है। अरे कुछ नहीं, तुम कुछ जानते ही नहीं। बीजेपी ने कभी गाया नहीं वंदे मातरम। अरे कुछ नहीं, तुम कुछ जानते ही नहीं। बीजेपी ने कभी गाया नहीं वंदे मातरम। इसके अलावा अखिलेश यादव लगातार प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था के मोर्चे पर समाजवादी पार्टी के आरोपों का सदन में जवाब दिया है। संगठित अपराध नियंत्रित हुआ है, कर्फ्यू से कानून का राज का है, उपद्रव से उत्सव की यात्रा है, समस्या से समाधान की यात्रा है। हथेली गरम, पुलिस नरम। समझना चाहिए कि बीजेपी हमें कितना उलझाती चली जा रही है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के शासन पर कानून व्यवस्था के बहाने कड़ा प्रहार किया तो यूपी विधानसभा में बीजेपी विधायक केतकी सिंह और विधानसभा अध्यक्ष के बीच हुई बहस से अखिलेश यादव को भी बीजेपी के खिलाफ हमला बोलने का मौका मिला। दरअसल विधानसभा की कार्यवाही के दौरान बीजेपी विधायक केतकी सिंह बार बार दखलंदाजी कर रही थी। इससे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना नाराज हो गए और हेडफोन टेबल पर पटक कर 10 मिनट के लिए सदन स्थगित करके चले गए। ये मेरा काम है। अरे अब आप हाउस चलाओगे क्या? आपने हाउस चलाना है क्या? आपने हाउस चलाना है क्या? आप सब लोगों ने हाउस चलाना है क्या? अब हम उठते हैं 10 मिनट के लिए। बीजेपी विधायक और विधानसभा अध्यक्ष की इस बहस को अखिलेश यादव ने बीजेपी की गुटबाजी से जोड़ दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, बीजेपी की हार की हताशा सड़क से लेकर सदन तक पहुंच गई है। अब देखते हैं कौन किसको अवमानना का नोटिस देता है। पहले बीजेपी के ही विधायक ने मंत्री जी के साथ सड़क पर सरेआम अभद्रता की। अब फिर बीजेपी विधायक के दुर्व्यवहार के कारण भाजपाई सभापति महोदय सदन में रुष्ट हो गए। जनता पूछ रही है कि अगला चुनाव भाजपाई आपस में लड़ेंगे क्या। इस बीच गौर करने वाली बात यह है कि एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी धर्म वाली हिंदुत्व की पिच को मजबूत कर रहे हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव पार्टी में नए चेहरों की एंट्री से अपने पीडीए दांव को और दमदार बनाने में जुट गए। – 2027 के चुनावी रण में अखिलेश यादव को अकेले कई चुनौतियों से टकराना है। पहली और बड़ी चुनौती सीएम योगी आदित्यनाथ है। इसके अलावा एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी मुस्लिम वोटों के मोर्चे पर समाजवादी पार्टी की राह में बाधा बन सकते हैं। तीसरा, बीएसपी प्रमुख मायावती का अचानक एक्टिव हो जाना भी अखिलेश यादव के दलित वोटों में सेंध लगा सकता है। ये वो चुनौतियां हैं जो अखिलेश यादव के पीडीए दांव को कमजोर कर सकती हैं। अखिलेश यादव को भी सियासी खतरे का बखूबी अंदाजा है। यही वजह है कि उन्होंने चुनाव से करीब 10-12 महीने पहले ही इन चुनौतियों से निपटने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। यूपी के कद्दावर मुस्लिम नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी को साइकिल पर सवारी कराना भी अखिलेश यादव की उसी रणनीति का हिस्सा है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी मायावती सरकार के दौरान सबसे ताकतवर मंत्रियों में से एक रहे हैं। माना जाता है कि बीएसपी सरकार में वो मायावती के बाद नंबर 2 का कद रखते हैं। मायावती सरकार में मंत्री रहते हुए उनके पास 7 विभागों की जिम्मेदारी थी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की पश्चिमी यूपी के मुसलमानों के बीच अच्छी पकड़ मानी जाती है। इसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने उन्हें साथ जोड़ने का दांव चला है, क्योंकि बीते कुछ वक्त से बीएसपी भी पश्चिमी यूपी में मुसलमानों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कवायद में जुटी है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। अब अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। इसके जरिए अखिलेश यादव आजम खान के जेल जाने के बाद मुस्लिम चेहरे के तौर पर पार्टी में उनकी जगह की भरपाई करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है तो वो नेता का नाम अखिलेश यादव और पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी। और जो समाजवादी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, जो समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ता को सम्मान देती है, तो मैं समझता हूँ कोई नेता इन सारी चीज़ों से प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी की तरफ आते हैं। अखिलेश जी जो है एक प्रकार से दिखा रहे हैं कि भाई आजम खान नहीं है तो हम नसीरुद्दीन सिद्दीकी को लेकर आ रहे हैं, तो वो उनकी भरपाई कर रहे हैं और मैसेज देना चाह रहे हैं एक समाज को, मैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे भी मुस्लिम या अल्पसंख्यक और दलित अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूला का एक अहम हिस्सा है। इनमें से दलित मायावती का भी कोर वोट बैंक रहा है। मायावती ने 2007 में सोशल इंजीनियरिंग के जरिए पिछड़ों के बीच अपनी पैठ बनाई थी।
2027 के चुनाव से पहले मायावती एक बार फिर से अपने इस वोट बैंक की पिच मजबूत करने में जुटी है। हालांकि मायावती की इस रणनीति की काट में अखिलेश यादव कभी उनके ही खास रहे चेहरों को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी के अलावा बाबू सिंह कुशवाहा भी मायावती के बेहद करीबी रहे हैं। मौजूदा वक्त में वो समाजवादी पार्टी के जौनपुर से सांसद हैं। कुशवाहा समाज का चेहरा है। लालजी वर्मा बीएसपी के बड़े कुर्मी चेहरे रहे हैं। मौजूदा वक्त में अंबेडकर नगर से एसपी सांसद हैं। कुर्मियों पर समाजवादी पार्टी का खास फोकस रहा है। इसके अलावा एक चेहरा इंद्रजीत सरोज का है। इंद्रजीत सरोज भी बीएसपी छोड़कर एसपी में शामिल हुए थे। इनके बेटे पुष्पेंद्र सरोज कौशाम्बी से एसपी के सांसद हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी और अनीस अहमद के आने से पार्टी को और गति मिलेगी, लेकिन यहाँ पे समाजवादी पार्टी को कुछ सावधानी पूर्वक अपने कार्ड खेलने होंगे, नहीं तो हर कार्ड का काउंटर भारतीय जनता पार्टी करना जानती है। इन चेहरों के अलावा बीएसपी सरकार में मंत्री रहे अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू भी 15 फरवरी को एसपी में शामिल होने जा रहे हैं। कुछ वक्त पहले वो अखिलेश यादव से मुलाकात कर चुके हैं। हमारी दूसरी खबर के केंद्र में यूपी की एनकाउंटर पुलिस है, जिसके एनकाउंटर्स की तस्वीरें आप हर रोज न्यूज चैनलों पर देखते हैं। लेकिन आज एक कैदी के आरोपों ने इसी एनकाउंटर पुलिस को सवालों के घेरे में ला दिया है। सहारनपुर के देवबंद की जेल में कैदी और जज के बीच बातचीत का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में कैदी जज के सामने हाफ एनकाउंटर की कहानी बता रहा है। कैदी बता रहा है कि पुलिस ने कैसे उसका फर्जी एनकाउंटर किया और कैसे उससे वो जुर्म कबूलवाने की कोशिश की गई कि उसने कभी किया ही नहीं। इस वीडियो के वायरल होते ही विपक्ष ने कहा कि यूपी पुलिस बॉस को खुश करने का काम कर रही है। अब सवाल है कि क्या सच में प्रमोशन पाने के लिए एनकाउंटर्स हो रहे हैं, जैसा कि विपक्ष कह भी रहा है? क्या पुलिस के जवान सिर्फ अपनी छवि चमकाने के लिए हाफ एनकाउंटर कर रहे हैं? क्या तरक्की के लिए पुलिस के जवान खुद अपराध कर रहे हैं? क्या ऐसे पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सवाल उस यूपी पुलिस पर है जिसके जिम्मे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था है। पहले आपको इस मामले पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर सियासी एनकाउंटर पर आएंगे। सहारनपुर के देवबंद कोर्ट के एसीजीएम परविंदर सिंह देवबंद जेल पहुंचे थे। जज साहब कैदियों को लाइन में खड़ा कर उनसे बातचीत शुरू करते हैं। तभी पैर में पट्टी बंधे कैदी शहजाद से जज साहब ने पूछा, एनकाउंटर में पुलिस ने कैसे गोली मारी? इसके बाद कैदी ने गंभीर आरोप लगाते हुए परत दर परत समझाया उसके साथ यूपी पुलिस ने क्या किया। कैसे मारते हैं गोली? गोली सर, जैसे हमारी तारीख थी सहारनपुर की और हम बागपत से आ रहे थे। तो जैसे बागपत से आ रहे थे हमको शामली पार्क पे उठा लिया। लोकेशन पे हमारा नंबर लग रहा था। ठीक है। जिस दिन यूपी पुलिस ने शहजाद को लोकेशन ट्रेस कर उठाया था, उस दिन वो अपने एक और मुकदमे की तारीख पर कोर्ट जा रहा था। इसके बाद कैदी ने यूपी पुलिस को करंट दिया। फिर हमको चौकी में ले गए, करंट लगाया, बजाया, हमारा छत्ता सब करा, हमारे से कबूल कराया, हमने कोई कबूल नहीं किया। कैदी कह रहा है कि उससे जबरदस्ती गुनाह कबूलने को कहा गया और इसके लिए पुलिस ने उसे 3rd डिग्री टॉर्चर दिया, लेकिन इसके बावजूद उसने गुनाह कबूला नहीं। इसके बाद कैदी ने जो बताया उससे एनकाउंटर पुलिस का खुद एनकाउंटर हो गया। फिर उसके बाद जंगल में ले गए, जैसे शाम हुई, फिर शाम के बाद उसके बाद गोली मारते थे, मोटरसाइकिल ले गए उठा के थाने में से, और फिर हमारे गोली कैसे मारी? गोली नीचे पड़ा के मारी। क्या पूरा बताओ ना, कैसे लेटने की जरूरत नहीं है। ऐसे लेटो मत, फिर ऐसे टांग रखते और कपड़ा रखते, इतनी दूर से गोली। कैदी बोल रहा था, जज साहब सुन रहे थे और कैदी की इन आरोपों से यूपी पुलिस सवालों में लिपटती जा रही थी। उसके बाद अपना उसके कट्टे की फायरिंग खुद कर देती है। और भी किसी का हुआ ऐसा? जज परविंदर सिंह के सवाल पूछते ही एक और कैदी आगे आता है। जज साहब फिर पूछते हैं, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ है? ऐसी हुआ तुम्हारे भी, सेम ऐसी मारी गोली। तभी दूसरा कैदी आगे आकर दिखाता है पुलिस ने उसे कहाँ गोली मारी थी। इस कैदी के पैर में भी गोली का निशान दिख रहा है। और भी किसी के मारी है? दरअसल ये वो कैदी है जिसने कथित फर्जी एनकाउंटर के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है। कैदी का एनकाउंटर 19 नवंबर को हुआ था। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जिसमें कैदी 2 पुलिस वालों के कंधे पर हाथ रखकर चल रहा था। कैदी ने करंट, कट्टे और जुर्म को बुलवाने का जिक्र किया है। सवाल वही है कि क्या प्रमोशन पाने के लिए यूपी में फेक एनकाउंटर हो रहा है? ये कोई पहली बार नहीं है जब यूपी पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर के आरोप लग रहे हैं। इससे पहले हमने भारत की बाट शो में ही
26 जनवरी को एक वीडियो आपको दिखाया था। वीडियो अलीगढ़ पुलिस का था। इस वीडियो में यूपी पुलिस के जवान 2 लोगों को अपराधी बना रहे थे। पुलिस वाले पहले खुद 2 लोगों की जेब में चाकू रखते हैं और फिर इनकी जेब से चाकू निकालकर हथियार बरामदगी दिखाते हैं। पुलिस इसका वीडियो शूट करती है, लेकिन पुलिस वाले ये भूल गए कि इनकी करतूत का भी वीडियो शूट हो रहा है। उस वक्त भी विपक्ष ने सवाल उठाए थे कि प्रमोशन पाने के लिए पुलिसकर्मी लोगों को फर्जी केस में फंसा रहा है। कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में बढ़ती पुलिस मुठभेड़ों पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि कुछ पुलिसकर्मी सिर्फ आउट ऑफ टर्न प्रमोशन या बड़े अधिकारियों से तारीफ पाने के लिए हथियार का इस्तेमाल करते हैं। कुछ पुलिसकर्मी सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए आरोपी के पैर में चोट पहुंचाते हैं। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के शरीर के किसी गैर जरूरी हिस्से पर गोली मारना कानूनन अस्वीकार्य है। कोर्ट ने यह टिप्पणी मिर्जापुर के राजू और 2 अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की थी। ये तीनों अलग अलग पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए थे। हाईकोर्ट ने कहा था कि आरोपी को सजा देने का अधिकार अदालत का है, न कि पुलिस का। अब कैदी शहजाद के वीडियो ने भी खाकी को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिस पर विपक्ष योगी सरकार को घेर रही है। मोटरसाइकिल लिए गए, उठा के थाने में थे और फिर हमारे बोले ये फेक इनकाउंटर केवल अपने बॉस को खुश करने के लिए और प्रमोशन पाने के लिए फेक इनकाउंटर होता है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है। जिस उत्तर प्रदेश में 9 साल पहले 5 साल की सरकार में 500 दंगे 700 दंगे हुए, उस बिगड़ी हुई व्यवस्था को योगी जी ने 9 साल में बेहतर करने का काम किया। कि हमारी बहनें, हमारी घर की लड़कियां जो सवेरे निकले पीछे से आते झपट्टा मार के उनके गले का सूत्र लेके खींचना, इसको क्यों नहीं रोकते? खाली अपराधियों को गोली से उड़ा देने से कानून व्यवस्था ठीक होने वाली नहीं है। अब वो तो कुछ भी कैदी बताएगा, वो अपराधी है। पुलिस की गलती सबसे बड़ी है कि उसको फुल एनकाउंटर करना चाहिए था, उड़ा देना चाहिए ऐसे राक्षस को। सरकार झूठी पीठ अपनी थपथपाती पर यदि न्यायपालिका भी इस पर सवाल उठाए तो कहीं न कहीं ये गंभीर विषय है। आज हिंदुस्तान का सबसे सुरक्षित राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा अपराधी जेल गए हैं। अपराधियों का तो मैं कोई मानवाधिकार की बात ही नहीं करता हूँ। उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्णा के मुताबिक 2017 से 2025 के बीच पुलिस और बदमाशों के बीच 16,000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं। इन एनकाउंटर्स में 10,990 अपराधी घायल हुए। 266 अपराधियों को यूपी पुलिस ने मार गिराया। इन एनकाउंटर में 1,783 पुलिसकर्मी घायल हुए और 18 जवानों की जान गई। ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुआ है, लेकिन ये बात भी सच है कि यूपी पुलिस के कारनामों की लिस्ट भी लंबी हुई है। साल 2018 का वो वाकया आपको याद होगा, जब संभल में यूपी पुलिस ने एक एनकाउंटर के दौरान हथियार नहीं चलने पर मुंह से ठाए ठाए की आवाज निकाली थी। इससे यूपी पुलिस की जगहसाई हुई थी। पिछले साल दिसंबर में गाजियाबाद के निवाड़ी थाने का एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वक्त थाने के दारोगा पिस्टल का लॉक ही नहीं खोल पाए थे। इससे भी यूपी पुलिस की किरकिरी हुई थी। जब पुलिस पर बार बार सवाल उठते हैं तो जनता का भरोसा भी डगमगा जाता है। राजनीति के बाद बात बॉलीवुड की करते हैं, जहां हर दिन धमकी की एक नई फिल्म रिलीज हो रही है। डायरेक्टर रोहित शेट्टी और एक्टर रणवीर सिंह को एक बार फिर से धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने अपनी पहचान हैरी बॉक्सर बताई है। गैंगस्टर हैरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। एक वक्त था जब बॉलीवुड के चेहरों को अंडरवर्ल्ड के नाम से धमकाया जाता था। अभी तक कुछ वक्त से ऐसा ट्रेंड शुरू हुआ है कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम से कभी किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी के घर पर फायरिंग हो रही है, कभी किसी को वसूली रंगदारी की कॉल आ रही है। सवाल यह है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई अंडरवर्ल्ड की तरह बॉलीवुड के बीच अपना सिक्का जमाना चाहता है? रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह को धमकी भरा वॉइस नोट भेजा गया। धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हैरी बॉक्सर बताया। राम राम सभी भाइयों को, मैं हैरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। आज का ये वॉइस नोट बॉलीवुड वालों के लिए, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जितने भी उन सबके लिए, और खासकर रणवीर सिंह तेरे लिए, रोहित शेट्टी तेरे लिए। टाइम रहते अगर तुम दोनों लाइन पे नहीं है ना, तुम्हारा वो इलाज करेंगे, तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारी साथ पीढ़ी में। इतना कहने के बाद खुद को हैरी बॉक्सर बताने वाले शख्स ने रणवीर सिंह को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी। ठीक है, और रणवीर सिंह, तुझे बहुत ज्यादा शौक है सलाह देने का कि जाओ सर आप एप्लीकेशन दे दो, रिपोर्ट कर दो थाने में। ठीक, और तूने भी कर दी, कोई चक्कर नहीं है।
अब सुनो मेरी बात, तुम्हारे नीचे जो भी काम करता है ना, मैनेजर जितने भी लोग काम करते हैं तुम्हारे, इन सबकी डिटेल है हमारे पास, इनके घर की, कब ऑफिस जाते हैं, कब आते हैं, परिवार कहाँ रहता है, सबकी डिटेल है हमारे पास। तुम्हारे को कुछ नहीं बोलेंगे, इनकी ऐसी तैसी करना चालू करेंगे जो तुम्हारे नीचे काम कर रहे हैं, तब तुम्हारी अक्ल ठिकाने आएगी। इस धमकी से पहले 31 जनवरी को डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग हुई थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही फायरिंग की जिम्मेदारी ली। इसके बाद 10 फरवरी को पहली बार रणवीर सिंह को धमकी दी गई। रणवीर सिंह को धमकी देकर करोड़ों रुपए की डिमांड की गई। धमकी के बाद उनके घर की सुरक्षा सख्त कर दी गई। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को एक अज्ञात शख्स ने वॉइस नोट भेजा और उसमें उन्हें धमकी दी, पैसे की मांग की। आपको दिखा दे कि रणवीर सिंह वर्ली के इसी इमारत में रहते हैं। बोमोन नाम की ये इमारत है जिसमें वो रहते हैं और उसके बाद से ही यहाँ सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई पुलिस के 6 अधिकारियों को यहाँ नियुक्त किया गया है। अब रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी को दोबारा धमकी मिली है। इससे पहले अभिनेता सलमान खान और उनके जीजा आयुष शर्मा को भी लॉरेंस गैंग की तरफ से वार्निंग मिल चुकी है। आयुष शर्मा को ईमेल के जरिए धमकी दी गई है। इन धमकियों के बीच गुरुवार को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बॉलीवुड को धमकी देने वालों को पुलिस तलाशेगी और ठोकेगी। जिन लोगों ने किया उनको अरेस्ट किया है और ये संदेशा भेजने वाले सही है कि गलत है या बहती गंगा में कोई हाथ धो रहा है, इसको भी ढूंढने का काम चल रहा है। कोई भी गैंग हो मुंबई में हम उनको पैर पसारने नहीं देंगे। फिलहाल मुंबई पुलिस सूत्रों का कहना है कि लॉरेंस और अनमोल की गिरफ्तारी के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग कमजोर पड़ गया है। ऐसे में अपनी दहशत कायम रखने के लिए वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को धमका रहा है। हालांकि खतरे की बात यह है कि ये मामला सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सितारों के घर पर हुई फायरिंग की घटनाओं ने खतरे को और बढ़ा दिया है। नमस्कार, मैं हूं विकास कौशिक और मेरे साथ एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं महासप्ताह। इस खास बुलेटिन में हम नजर डालेंगे इस हफ्ते महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख खबरों पर। तो चलिए करते हैं शुरुआत। नासिक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों ओझर हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन के निर्माण और विस्तार का भूमि पूजन संपन्न हुआ। ओझर हवाई अड्डे के विस्तार से नासिक के समग्र विकास को गति मिलेगी और यह जिला औद्योगिक विकास में नई उड़ान भरेगा, ऐसा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मौके पर व्यक्त किया। आज ज्या प्रकारे आपलं जे रक्षा क्षेत्र में आज जिस प्रकार यहाँ कार्य चल रहा है और HAL के माध्यम से बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ है, नए और अच्छे ऑर्डर्स मिलने के कारण रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही बड़ी संख्या में काउंसिलरी यूनिट्स यहाँ स्थापित होंगी। इसलिए मुझे लगता है कि आज का दिन केवल एक एयरपोर्ट के भूमि का दिन नहीं है। यहाँ से केवल विमान ही उड़ान नहीं भरेंगे, बल्कि नासिक का विकास भी नई उड़ान भरेगा। यह मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। इतना नाशिकचा विकास भरारी घेईल हे या ठिकाणी मला आपल्या सर्वांना सांगायचं आहे। चलिए अब रुख करते हैं मुंबई की ओर। मुंबईकरों को अब म्यूजिकल रोड का अनोखा अनुभव मिलने वाला है। अगर आप नरीमन पॉइंट से वर्ली के बीच यात्रा कर रहे हैं और आपकी गाड़ी की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच में है, तो आपको सड़क से ही गीत सुनाई देगा। यहाँ गाड़ी के टायर और सड़क पर बनाई गई खास पट्टियों के बीच जो घर्षण है, उससे ऐसी धुन बजेगी कि आपको जय हो के गीत की मधुर धुन सुनाई देगी। इस अनोखे मेलोडी रोड का लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों हाल ही में किया गया। वास्तव में यह एक अत्यंत अभिनव उपक्रम है और भारत का यह पहला ऐसा मार्ग है। फिलहाल इसे 500 मीटर तक बनाया गया है और आगे इसे बढ़ाया जाएगा। सही मायनों में मुंबईकरों के मन में देशभक्ति की भावना जागृत करने वाला यह संगीतमय मुंबई महानगर पालिका राहुल शेवाली की संकल्पना से साकार हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता सुनेत्रा अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर कार्यभार संभाला। उन्हें दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के पास रहे राज्य उत्पादन शुल्क, खेल एवं युवा कल्याण तथा अल्पसंख्यक विकास विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा वो पुणे और बीड जिले के पालक मंत्री की भी जिम्मेदारी संभालेंगी। सुनेत्रा पवार ने कहा कि वो अजीत दादा की कार्यशैली, निर्णय क्षमता और लोगों से जुड़े उनके आत्मीय संबंधों को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ेंगी। और अब
अगली खबर। पशु संवर्धन विभाग की ओर से बीड जिले के परली वैजनाथ में 13 से 15 फरवरी के बीच आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तर के महापशुधन एक्सपो के लोगो का अनावरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार के हाथों किया गया। इस प्रदर्शनी में 45 से अधिक विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी और साथ ही लगभग 1000 से अधिक पशुपालक, पशुपालन क्षेत्र के विशेषज्ञ, शोधकर्ता और विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे। और अब बात राज्य मंत्रिमंडल के अहम फैसलों की। नाबार्ड से जल संपदा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का दीर्घकालीन ऋण लेने का निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इसके तहत 57 अपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं और 193 पूर्ण परियोजनाओं की वितरण प्रणाली में सुधार किया जाएगा। इसका लाभ राज्य के 8 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को मिलेगा। मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया एक और महत्वपूर्ण निर्णय इंदापुर तालुका के औद्योगिक विकास से जुड़ा है। महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडल के रत्नपुरी मला की लगभग 1000 एकड़ जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। इससे इंदापुर में नई औद्योगिक बस्ती के विकास का रास्ता आधिकारिक रूप से साफ हो गया है। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कहा कि यह निर्णय केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि अजीत दादा पवार के सपनों को साकार करने की दिशा में एक ठोस कदम है और इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री तथा संपूर्ण मंत्रिमंडल का आभार व्यक्त किया। और अब अगली खबर। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रस्तुत महाराष्ट्र की झांकी ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। प्रिय गणराय के उत्सव की झलक इस झांकी में पेश की गई थी। मुख्यमंत्री ने इस सफलता के लिए पूरी टीम की सराहना की। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में हो गया है वक्त आपसे विदा लेने का। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। बांग्लादेश की सियासत आज पूरी तरह से बदल गई है। तारिक रहमान जो कि लंबे समय से ढाका से बाहर थे, अब वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। Tariq Rahman will lead this country towards progressive development. He will lead this country. यह माना जा रहा है कि 17 फरवरी के आसपास यहां पर तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। I hope this government will do something good for us. तो तारिक रहमान बांग्लादेश के नए बॉस बनने जा रहे हैं। जनता को उम्मीद है तारिक नया बांग्लादेश बनाएंगे जिसमें सबकी भागीदारी होगी। बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदलते नजर आए। एक तरफ जहां बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बहुमत के साथ सत्ता की ओर मजबूत बढ़त बनाई, तो वहीं कट्टर सोच रखने वाली जमाते इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी कुछ खास असर नहीं दिखा सकी। जबकि नेशनल सिटीजन पार्टी शेख हसीना सरकार को उखाड़ फेंकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली छात्र नेताओं की नई पार्टी है। मतलब बांग्लादेश की जनता ने कट्टर सोच और नए नवेले नेताओं की पार्टी को छोड़ तारिक रहमान पर भरोसा जताया। लेकिन सवाल यह है कि तारिक जनता के भरोसे पर कितना खरे उतरते हैं। वो उन सपनों को पूरा कर पाते हैं या फिर नहीं जो उन्होंने अपनी जनता को दिखाकर जीत की चौखट लांघी है, या फिर तारिक रहमान भी यूनिस की तरह पाकिस्तान की कठपुतली बनकर रह जाएंगे। बीएनपी ने बांग्लादेश में जीत हासिल कर लिया है। जीत जीत होती है, जीत से बड़ा कुछ नहीं होता। जो बीएनपी के समर्थक हैं वो अपने पार्टी के सिंबल को लेकर यहां पर पहुंचे हुए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से विक्ट्री साइन यहां दिखाया जा रहा है। इसीलिए ये जीत बड़ी है, ऐतिहासिक है, जबरदस्त है। हमने बीते 3-4 दिनों में ये देखा था कि जो भी अवामी लीग के समर्थक थे वो जमात इस्लामी को वोट नहीं करना चाहते थे।
इस जीत के मायने बीएनपी से बेहतर और कौन समझ सकता है, जिसकी सबसे बड़ी नेता सालों सलाखों के पीछे रही, जिसका दूसरा बड़ा नेता सालों देश के बाहर रहने पर मजबूर रहा। इस जीत का स्वाद चखने में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी को 20 साल लग गए। युवा और महिलाओं ने बड़ी संख्या में बीएनपी को वोट किया है। महिलाएं खासतौर पर जो कट्टर सोच जमात इस्लामी की है उसके खिलाफ जाकर बीएनपी के साथ खड़ी दिखाई दी। वहीं युवाओं ने जमात इस्लामी के बजाय बीएनपी पर भरोसा जताया, उनके चुनावी वादों पर भरोसा जताया है। बांग्लादेश शुक्रवार को नई सुबह का इंतजार कर रहा था। बांग्लादेश की आवाम इन अखबारों में वो खबर तलाश रही थी जो उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। सूरज चढ़ते चढ़ते वो खबर आ भी गई। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बीएनपी इतनी बड़ी जीत दर्ज करेगी, लेकिन सच यही है, 20 साल बाद उनकी सरकार बनने जा रही है। मतलब 17 साल बाद देश लौटे तारिक रहमान ने 45 दिन में पूरा खेल पलट दिया। जमात और एनसीपी को घुटने पर ला दिया, उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। बीएनपी ने 2/3 सीट पर जीत हासिल की। तारिक ने 2 सीट से चुनाव लड़ा था, दोनों पर जीत दर्ज की तो बांग्लादेश में 35 साल बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। 1988 में काजी जफर अहमद प्रधानमंत्री थे। इसके बाद 1991 से 2024 तक देश की राजनीति में पूर्व पीएम शेख हसीना और खालिदा जिया का दबदबा रहा। ये दोनों ही प्रधानमंत्री बनती रही। बीएनपी की इस ऐतिहासिक जीत की 3 बड़ी वजह मानी जा रही है। पूर्व पीएम शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के वोट, खासकर हिंदू वोटर बीएनपी में शिफ्ट हुए। जनता को याद रहा कि जमात ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का विरोध किया था। स्टूडेंट्स की नेशनल सिटीजन पार्टी को आपसी फूट और जमात से गठबंधन करना भारी पड़ा। जमात, उसके जो विचार हैं शायद वो बांग्लादेश की आवाम को इतने पसंद नहीं आए, खास करके उसके हार्डलाइन इस्लाम विचारों को कि बांग्लादेश कैसे होगा अगर हम जीतते हैं। आई थिंक बांग्लादेश में उसकी खिलाफत हुई है। और ऑल्सो यूथ ने कुछ मात्रा में बीएनपी को वोट करा है, अच्छी मात्रा में। नहीं तो देखिए जो स्टूडेंट रेवोल्यूशन था वो तो इतने सारे, उनकी तादाद थी, अच्छे खासे थे। गलती शायद स्टूडेंट्स की पार्टी से ये हुई कि उन्होंने जमात के साथ पार्टनरशिप कर ली। लेकिन बीएनपी के इस जीत के असली हीरो है तारिक रहमान, जो अब बांग्लादेश के नए बॉस बनने जा रहे हैं। तारिक रहमान को प्रिंस ऑफ बोगरा के नाम से भी जाना जाता है। 2004 में आवामी लीग की रैली में ग्रेनेड हमले और भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए गए। उम्र कैद की सजा मिली। 2008 में इलाज के लिए लंदन गए, उसके बाद वहीं रहे। वापस लौटे तो पार्टी को मजबूत करने में लग गए। बीएनपी ने अपने मैनिफेस्टो में विदेश नीति, बांग्लादेश फर्स्ट और फ्रेंड यस मास्टर नो नारों के इर्द गिर्द तैयार किया, जिसका असर चुनाव में दिखा। बीएनपी ने वादा किया था महिलाओं के नाम पर फैमिली कार्ड जारी किया जाएगा, महिलाओं को पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, ढाका को देश के बड़े शहरों से जोड़ने के लिए बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की जान, संपत्ति और पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाएंगे, छोटे उद्योग को टैक्स में छूट दी जाएगी, विदेशों में काम करने वाले बांग्लादेशी मजदूरों के लिए खास कल्याण फंड बनाया जाएगा, न्यायपालिका को और मजबूत स्वतंत्र बनाया जाएगा, चुनाव आयोग को ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे, प्रशासन में सुधार कर भ्रष्टाचार कम किया जाएगा, किसी भी देश का दबाव या प्रॉक्सी न बनकर संतुलित विदेश नीति अपनाई जाएगी। तो सबसे बड़ा कार्ड जो काम किया बीएनपी के लिए, तारिक रहमान के लिए, वो था फैमिली कार्ड। 2000 से 2500 टका हर महीने महिलाओं के अकाउंट में जाएंगे। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी उनको, और फूड सिक्योरिटी के लिए भी कुछ उन्होंने वादे किए हैं। बांग्लादेश की जनता ने भी तारिक रहमान पर भरोसा जताया, उनके वादों पर यकीन किया और अब उन्हें बांग्लादेश का बॉस बनाने जा रही है। बीएनपी की तरफ से अपील किया गया है कि कहीं भी विक्ट्री जुलूस अर्थात जो विक्ट्री मार्च होगा वो नहीं करना है, और आज जो जुमा के नमाज के बाद से यहाँ पे दुआ करनी है, दुआ की महफिल होगी। चूँकि लोग जो मारे गए हैं जुलाई आंदोलन में या उसके बाद भी, उनको याद किया जाएगा और कोई जुलूस उत्सव नहीं मनाया जाएगा। ये भी बीएनपी की तरफ से अपील की गई है।
कोई शक नहीं कि तारिक रहमान बीएनपी की इस ऐतिहासिक जीत के सबसे बड़े फैक्टर हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान था जितना नजर आ रहा है? क्या तारिक रहमान के लिए बीएनपी को यहां तक लाना इतना आसान था जितना सोचा जा रहा है? शेख हसीना सरकार ने रहमान पर 80 से ज्यादा केस दर्ज किए थे। उन्हें अलग अलग मामलों में उम्र कैद के अलावा 17 साल की सजा मिल चुकी थी। ऐसे में वो लंदन से ही पार्टी का काम संभालते रहे। चुनाव से ठीक पहले उनकी वापसी बीएनपी के लिए बड़े पॉलिटिकल बूस्टर की तरह रही। तारिक रहमान 25 जनवरी को ब्रिटेन से बांग्लादेश लौटे। देश लौटने पर उनका स्वागत हीरो की तरह हुआ। ढाका पहुंचने पर उन्होंने मिट्टी को छूकर सलाम किया। इसकी फोटो काफी वायरल हुई थी। लेकिन इस बीच उन्हें एक बड़ा झटका लगा। वापसी के सिर्फ 5 दिन बाद पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी मां खालिदा जिया का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। हालांकि इस मुश्किल घड़ी में भी उन्होंने खुद को संभाले रखा। तारिक रहमान 2018 से पार्टी के एक्टिंग चेयरमैन थे। 9 जनवरी 2026 को उन्हें चेयरमैन बनाया गया। पार्टी की चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया के निधन के बाद यह पद खाली हो गया था। पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद रहमान ने उसे खड़ा करना शुरू किया। उन्होंने पूरे देश का दौरा किया। वो लोगों से सीधी बात करते, उन्हें मंच पर बुलाते। इससे लोग उनसे जुड़ते चले गए। तारिक रहमान की वापसी के अलावा खालिदा जिया के निधन से उपजी सहानुभूति, आवामी लीग का चुनाव न लड़ना, लोगों को स्टूडेंट्स लीडर से मिली निराशा और जमात के लिए गुस्सा, सब बीएनपी के पक्ष में जाता चला गया। लेकिन इस बार अवामी लीग इस चुनाव का हिस्सा नहीं थी, जिसका सीधा फायदा बीएनपी को मिला है। बीएनपी ने 292 सीटों पर चुनाव लड़ा और उन 292 सीटों पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया। बांग्लादेश की राजनीति के जानकार यह मान रहे हैं कि अवामी लीग के जो समर्थक बांग्लादेश में इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने बीएनपी का साथ दिया, क्योंकि वो जमाते इस्लामी को सत्ता में नहीं लाना चाहते थे। बांग्लादेश चुनाव में कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी बुरी तरह हारी। शेख हसीना की सरकार गिराने वाले स्टूडेंट्स की पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी को भी बांग्लादेशियों ने नकार दिया। तारिक रहमान के अलावा इस चुनाव में सबसे ज्यादा शोर किसी का था तो वो थी जमाते इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी। दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन साथ होकर भी ये साथ नहीं थे, जिसका खामियाजा हार के रूप में सामने आया। जमाते इस्लामी का नेशनल सिटीजन पार्टी के अलावा बांग्लादेश खिलाफत मजलिस, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, अमार बांग्लादेश पार्टी, बांग्लादेश डेवलपमेंट, बांग्लादेश निजामी इस्लाम, जातीय गणतांत्रिक पार्टी, बांग्लादेश खिलाफत आंदोलन और बांग्लादेश लेबर पार्टी के साथ गठबंधन था, लेकिन इनकी विचारधारा साथ नहीं थी। जमाते इस्लामी की रिलीजियस राइट विंग सोच के साथ केवल बांग्लादेश खिलाफत मजलिस, बांग्लादेश निजामी इस्लाम और बांग्लादेश खिलाफत आंदोलन की ही सोच मिलती थी, जिसका नतीजा सबके सामने है। पाकिस्तान के करीबी माने जाने वाली जमाते इस्लामी की करारी हार के पीछे कहीं न कहीं उसकी कट्टर सोच ही जिम्मेदार है। जमाते इस्लामी बांग्लादेश का वही राजनीतिक दल है जिसने 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की आजादी का विरोध किया था, जिसे बांग्लादेश के लोग आज भी नहीं भूले हैं। जमाते इस्लामी वही दल है जिस पर शेख हसीना कई बार कट्टरता फैलाने के आरोप में प्रतिबंध लगा चुकी थी। 90% मुस्लिम आबादी वाले देश में जमात की हार से एक बात तो साफ हो जाती है, बांग्लादेश की जनता ने जमात की कट्टर सोच को नकार दिया, पाकिस्तान परत सोच को नकार दिया। बांग्लादेश का युवा और महिला दोनों ही जमात के नियम कायदे और कानून से डरे हुए थे। उनके मन में डर था, अगर जमात बांग्लादेश में सरकार बनाने में सफल हुआ तो यहाँ इस्लामिक कानून लागू हो जाएंगे, जिससे उनकी आजादी पर प्रतिबंध लग जाएगा। युवा इस बात से भयभीत थे कि जमात उनके विकास को प्रभावित कर सकती है, देश में कट्टरता को और ज्यादा बढ़ा सकती है। इसीलिए बड़ी संख्या में युवा और महिलाओं ने जमात के खिलाफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को वोट दिया। बांग्लादेश की जनता ने
जमात इस्लामी को नकारा है बेसिकली उसकी विचारधारा को लेकर के, जिस दिशा में वो बांग्लादेश को ले जाना चाहते थे। एक तालिबान एक तरीका की तालिबानी राज बांग्लादेश में हो, विमेन राइट्स को लेकर के, इन चीजों को बांग्लादेश की अवाम ने नकारा है, और खासकर द विमेन ऑफ बांग्लादेश, क्योंकि जमात को रोकना चाहते थे। जमात ही नहीं, बांग्लादेश की जनता ने छात्र आंदोलन से उपजी पार्टी एनसीपी को भी किनारे लगा दिया। एनसीपी के अध्यक्ष नाहिद इस्लाम भले ही अपना चुनाव जीत गए, लेकिन इस पार्टी के कई बड़े चेहरे अपना चुनाव हार गए। एनसीपी ने 30 सीट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन 4 सीट ही जीत पाई। एनसीपी की हार की बड़ी वजहों की बात की जाए तो अगस्त 2024 में हुए छात्र आंदोलन का असर बीते 1.5 साल में काफी कम रह गया। शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन करने वाले कई छात्र नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। एनसीपी ने जमात के साथ गठबंधन किया तो पार्टी के अंदर ही मतभेद हो गए। बांग्लादेश की राजनीति में एनसीपी बिल्कुल नई पार्टी है। कुछ महीनों पहले ही इसका गठन हुआ था। इसके पास सरकार विरोधी आंदोलन में शामिल छात्र तो थे, लेकिन चुनावी मशीनरी बिल्कुल भी नहीं थी। जमात इस्लामी और बीएनपी के पास अपना पुराना काडर रहा, जो हर बूथ पर चुनाव लड़ाता रहा। एनसीपी को जेनजी वोटर्स का सहारा था, लेकिन इस चुनाव में जेनजी वोटर्स एनसीपी के साथ नहीं गए। आवामी लीग के खिलाफ लोगों के पास 2 ही विकल्प थे, बीएनपी या फिर एनसीपी। लोगों ने नई पार्टी के बजाय अनुभव को चुना। उन्हें लगा कि देश चलाने के लिए पुरानी पार्टी स्टूडेंट्स से बेहतर विकल्प है। एनसीपी की पहचान सोशल मीडिया की ढाका यूनिवर्सिटी तक ही है। देश के बाकी हिस्सों में वोटर तारिक रहमान की विरासत या जमात के इस्लामी कार्ड से ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। छात्रों का रिफॉर्म एजेंडा वहां तक नहीं पहुंच पाया। इसके अलावा लोगों को डर था कि बिना अनुभव वाले स्टूडेंट देश की कमजोर हो रही इकोनॉमी और सुरक्षा व्यवस्था नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए उन्होंने बीएनपी को चुना। I hope this government will do something good for us, something better for us, the political stability as well as the economical development, as well as the public health, as well as the public opinions. And law and order will be reclaimed or will be gained back to this to the country, and the basic human rights will be ensured to the people. So that's what I expect from the new government. मतलब बांग्लादेश की जनता ने जमात और एनसीपी को आईना दिखा दिया, बता दिया कट्टरता और पाकिस्तान प्रेम की राजनीति देश में स्वीकार नहीं की जाएगी। जमात इस्लामी को प्रो पाकिस्तान माना जाता है। इसके साथ ही साथ जो उनकी विचारधारा है वो कभी एनसीपी के साथ मेल नहीं खा रही थी, उनके विचारों से मेल नहीं खा रही थी, और इसीलिए जब जमात इस्लामी और एनसीपी के बीच गठबंधन का ऐलान हुआ था तो तमाम बड़े नेताओं ने एनसीपी से इस्तीफा भी दिया था। तो ये कहा जा सकता है बहुत सारे ऐसे फैक्टर रहे जो बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान के पक्ष में गए। लेकिन सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल ये है, अब क्या, आगे क्या? क्या बीएनपी की जीत भारत के लिए अच्छी खबर है? बांग्लादेश से रिश्ते फिर पटरी पर लौटेंगे? तारिक रहमान का झुकाव किस तरफ रहेगा? शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में गिरावट आई। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने भारत के परंपरागत विरोधी पाकिस्तान और चीन से दोस्ती बढ़ाई। ऐसे में शेख हसीना के बाद बने नए माहौल में दोनों देशों के रिश्तों को नए सिरे से मजबूत करने की जरूरत होगी, जिसका इशारा बीएनपी नेता भी कर रहे हैं। Now we need friendly relationship on the basis of the sovereign equality with all the countries, including India and all with neighboring countries. बांग्लादेश की 94% सीमा भारत से लगती है। बांग्लादेश लगभग चारों तरफ भारत से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे इंडिया लॉक्ड देश कहा जाता है। ऐसे में बांग्लादेश सुरक्षा और व्यापार के मामले में भारत पर निर्भर है। वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों से बाकी भारत को जोड़ने में बांग्लादेश की अहम भूमिका है। शेख हसीना के सत्ता में रहते भारत को कभी पूर्वोत्तर को लेकर बांग्लादेश की तरफ से किसी परेशानी की चिंता नहीं करनी पड़ी, लेकिन उनके तख्ता पलट के बाद सिक्योरिटी थ्रेट खड़ा हो गया। मार्च 2025 में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस चीन के दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने कहा था कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य जमीन से घिरे हुए हैं, समंदर तक पहुंचने के लिए बांग्लादेश ही उनका रास्ता होगा। यहां तक अनर्गल धमकियां दी गई थी कि 7 सिस्टर्स को भारत से अलग कर दिया जाएगा। इस तरह की बातें कही गई थी। पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को बाकी देश से सिलीगुड़ी कॉरिडोर जोड़ता है, जो सिर्फ 40 किलोमीटर लंबा और 22 से 30 किलोमीटर चौड़ा है। इसे ही चिकन नेक कहते हैं। इसके एक तरफ नेपाल और दूसरी तरफ बांग्लादेश है।
Sheikh Hasina had been Prime Minister for 15 years. She had very successfully worked the relationship with India because she accepted India's security red lines. And because of that, the economic cooperation grew and Bangladesh economy grew and they became very well off. But in the last 18 months, the Yunus regime tried to destroy the cooperation with India. 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद से पाकिस्तान से उसके रिश्ते लंबे वक्त तक तनाव भरे रहे। बीएनपी की पिछली सरकारों यानी खालिदा जिया के समय पाकिस्तान से रिश्ते सुधरे, लेकिन शेख हसीना ने फिर दूरी बना ली। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस ने 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के नेता और सैन्य अधिकारी भी आपस में मिलते जुलते रहे। आसिम मुनीर से भी उनकी मुलाकात हुई। दशकों बाद दोनों देशों के बीच समुद्री जो सेवा थी वो शुरू हुई। इसके अलावा सीधी फ्लाइट की भी उड़ान शुरू की गई। यह कहा जा सकता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में रक्षा साझेदारी पर भी चर्चा हुई थी। ऐसे में अब देखना यह है कि तारिक रहमान क्या करते हैं। वो अपनी मां खालिदा जिया के नक्शे कदम पर आगे बढ़ते हैं या बांग्लादेश के विकास को प्राथमिकता देते हैं। तारिक रहमान क्या फैसला लेते हैं ये तो आने वाले वक्त में तय हो जाएगा, लेकिन जमात जीतता तो क्या फैसला लेता ये किसी से छिपा नहीं है। उसकी कट्टर सोच से हर कोई वाकिफ है। जमात का इस चुनाव में हारना क्यों जरूरी था, अब ये भी जान लीजिए। जमात की इस चुनाव में ज्यादातर जीत इंडिया के बॉर्डर एरियाज में हुई है। बांग्लादेश के मैप में जो आप ये लाल निशान देख रहे हैं, ये वो इलाके हैं जहां जमात ने जीत दर्ज की है और ये भारत के बॉर्डर से सटे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान और जमात अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते इससे पहले बांग्लादेश की जनता ने उन्हें उनकी हैसियत बता दी। भारत की बात में अब मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 8:30 बजे घंटी बजाओ में आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।